नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। शंखनाद में हर रोज हम आपको रूबरू करवाते हैं अव्यवस्थाओं से, लापरवाहियों से। सड़े हुए सिस्टम को सुधारने की मुहिम का भी नाम शंखनाद है। अराजक हो गए सिस्टम के विरुद्ध गूंजती हुई आवाज है शंखनाद। और इसी शंखनाद में आज आपको गुजरात के राजकोट से एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। गुजरात सरकार ने सिर्फ जिंदा लोगों को ही कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई, बल्कि मुर्दों को भी वैक्सीन लगा दी है। सुनकर भले ही हैरानी हो रही हो, मगर ये 100% सच है। रिपोर्ट देखिए और कोरोना के इस टीकाकरण को समझने की कोशिश कीजिए। जिंदा लोग तो स्लॉट बुक कराने में ही हैं लीन और गुजरात में मुर्दों को लगने लगी वैक्सीन। तुकबंदी पर मत जाइए, अपनी नजर दौड़ाइए इस वैक्सीनेशन के मैसेज पर। नजर दौड़ाइए वैक्सीन लगने के बाद मिलने वाले इस प्रमाण पत्र पर। 55 साल के करंगिया हरदास भाई को कोविशील्ड की पहली डोज 3 मई को लग गई है। ये पहली डोज राजकोट के सूरजवाड़ी वैक्सीनेशन सेंटर पर लगी है और वैक्सीन लगाई है काजलबेन बी सिंधव ने। लेकिन चलने से पहले रुकिए, करंगिया हरदास भाई तो मर चुके हैं। एकदम सही सुन रहे हैं, करंगिया हरदास भाई तो मर चुके हैं। आज नहीं, 20 अगस्त 2018 को, मतलब करीब 3 साल पहले। अब मरे हुए आदमी को वैक्सीन कैसे लग गई, ये तो यक्ष प्रश्न है। तो बताइए कौन देगा पहले जवाब। जिन्होंने वैक्सीन लगाई वो काजलबेन जवाब देंगी, तहसीलदार जवाब देंगे, डीएम जवाब देंगे या सीएम जवाब देंगे। तो बताइए विजय रूपाणी, आपने वैक्सीनेशन को कैसे बना डाला घाणी। पूछ रहा है परिवार, बताइए सरकार। મારા કાકા 2018 માં 4 વર્ષ પહેલાં ઓફ થઈ ગયા છે અને એના નામે કોકે વેક્સિન લીધેલ છે। અમને SMS મળ્યો એટલે અમે પછી અમારી લાગણી દુભાણી ને આમાં કેને આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ કરેલો છે અને કેને આ વેક્સિન લીધી છે ને અમારી 4 વર્ષ પહેલાં જો અમારા કાકા ઓફ થઈ ગયા તો એ વેક્સિન ક્યાંથી લઈ શકે। पूरा परिवार हैरान है। एक हाथ में डेथ सर्टिफिकेट है, दूसरे हाथ में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है। दोनों प्रमाण पत्र हाथ में हैं। लापरवाही की इंतहा कहें या वैक्सीन घोटाले की नर्मदा। જેના નામે રસી કોઈ લઈ અને આધાર કાર્ડ રજૂ કરીને રસી લીધેલી છે એનો મેસેજ અમને મળતા અમે તપાસ કરી અને તપાસ કરતાં અમે એવું જાણ્યું કે આ મરેલો માણસ રસી લઈ જાય છે તો આ ઉપયોગ કોને કર્યો છે, આધાર કાર્ડનો કોણ આવેલું છે। अब जब मर चुके आदमी को वैक्सीन लग ही गई और वैक्सीनेशन सेंटर पर परिवार पूछने पहुंच ही गया कि भाइयों बताओ, मरा हुआ आदमी कैसे वैक्सीनेशन सेंटर तक आया और कैसे उसने वैक्सीन लगवाया। सवाल उठा तो अधिकारी की सांसें हलक में अटक आई। आज रोज ઉપલેટામાં જે બનાવ બનેલો છે, જે વર્તમાન પત્રમાં જાહેર થયેલું છે, એ અનુસંધાને આજે એક તપાસ અર્થે આવેલા છે અને ટેકનિકલ ટીમને તમામ દ્વારા અલગ અલગ એંગલથી તપાસ કરવામાં આવી। हाँ कराइए, बिल्कुल जांच कराइए और जांच कराकर बताइए कि मृतक आदमी को कैसे लग गई वैक्सीन। और हो सके तो औरों की भी जांच कराइए, क्योंकि मृतकों को वैक्सीन लगाने का ये 10वां मामला है। जांच तो होनी ही चाहिए कि मृतक कैसे आते हैं और वैक्सीन लगवा के चले जाते हैं। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में वैक्सीनेशन का गोलमाल तो आपने देख लिया, लेकिन अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के दौसा से एक रिपोर्ट। राजस्थान सरकार कह रही है कि वहां तेजी से कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, तेजी से लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और तेजी से वैक्सीन भी लग रही है। मगर इस रिपोर्ट को देखकर आपको लगेगा कि जब गांव में नेटवर्क ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, तो लोगों का कैसे हो रहा है रजिस्ट्रेशन और कैसे हो रहा है वैक्सीनेशन। बहुत सारे झूठ को उधेड़ देगी ये रिपोर्ट। नेटवर्क ढूंढना है तो पेड़ पर चढ़ जाओ।
मोबाइल से बात करनी है तो पहाड़ी पर चले जाओ। ऑनलाइन क्लास है लेकिन इंटरनेट नहीं है। यहाँ कोरोना की क्या बिसात, न सोशल डिस्टेंसिंग, न चेहरे पर कोई मास्क। सरकार की कोई भी योजना हो, बिना मोबाइल और ओटीपी के बिना काम चलता नहीं। चाहे कोरोना के लिए टेस्ट कराना हो या वैक्सीन दिलवानी हो, आपको मोबाइल और उसका कनेक्शन जरूरी है। लेकिन सर गांव में ये स्थिति है कि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये लोग पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं और पहाड़ी पर चढ़कर इस तरह से दिन भर एक गांव की दिनचर्या है कि वहां जाकर लोग मोबाइल का सिग्नल पकड़ता है। और ये आसपास के 18 गांवों की स्थिति है जहां पर मोबाइल का सिग्नल कभी आया ही नहीं। और इसी वजह से गांव में जो जरूरी चीजें हैं वो भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, चाहे सरकार की कोई भी योजना हो या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इस गांव में आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी, इसलिए कि सरकारी सुविधाएं जो कुछ इंटरनेट से जुड़ी है वो यहाँ पर लागू नहीं होती है। राजस्थान के दौसा के लोगों के लिए कोरोना एक पहेली है। टेस्टिंग हो तो पता चले, स्वास्थ्य सुविधा हो तो इलाज हो, डॉक्टर हो तो सलाह दे और मोबाइल में नेटवर्क हो तो वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन हो। ये लापतागंज है, लापतागंज। ये सिर्फ देश के नक्शे पर नजर आता है, ये सिर्फ कागजों पर दिखता है। सर गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो उसे 9 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता है, और अगर रात को बीमार पड़ जाए तो 32 किलोमीटर दूर दौसा जाना पड़ता है। इसके अलावा इस गांव के जो बच्चे हैं, हर जगह ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है लेकिन वो नहीं पढ़ सकते हैं। समस्या यह है कि पूरे गांव में कहीं मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी योजना इन तक नहीं पहुंच पाती है। बातचीत करते हैं हम। अगर आपके गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो क्या करते हो फिर? खौराव जी ले जाते हैं। कितनी दूर है? खौराव जी है 9-10 किलोमीटर। फिर वहाँ की नेटवर्क पकड़ते हैं खौराव जी जाके। जब दौसा एम्बुलेंस के पास फोन करते हैं, जब वो आती है, जब ले जाते हैं दौसा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न भी कभी डॉक्टर आते हैं, न कभी कोई नेता आता है, कुछ नहीं है। यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है, आप देख लो। आपके सांसद विधायक कभी आए नहीं? ना, चुनाव से पहले आए थे बस। तस्वीरें गांव की बदहाली की कहानी बयां कर रही हैं। विकास क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, अस्पताल क्या होता है, सब इनकी मुस्कान में तंज जैसा है। दवाई के नाम पर काढ़ा बथुआ है, डॉक्टर के नाम पर बुजुर्गों के नुस्खे। तो सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को उठाना पड़ता है, चाहे उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन का मामला हो या फिर घर में बीमारी का। क्या करते हैं, कैसे कोई बीमार पड़ता है तो क्या करते हैं आप? खाट में धर ले जाओ। ये न्याय बाजरा की राबड़ी खावा था और बथुआ को साग खावा था। जमाना काली मिर्च की चाय बना पी लिया था, मूसा का पानी पी लिया था, आड़ू का पानी। इलाज इनसे कोसों दूर है, अस्पताल इनसे कोसों दूर है, जागरूकता इनसे कोसों दूर है। अगर कुछ करीब है तो वो है बीमारी, लाचारी, बदहाली, अव्यवस्था, अराजकता। इन कोसों दूर का सफर भी कुछ आसान नहीं है। एक टूटी सी सड़क है और एक खाट का सहारा। अपनों को बचाना है और बहुत दूर जाना है। गाँव वालों को बाहर से आने जाने के लिए सड़क चाहिए। सड़क मिल भी गई मगर सड़क कभी बन नहीं पाई। ये सड़क है, देख सकते हैं, जिसे बनाने का काम शुरू किया गया था मगर पूरा नहीं हो पाया। ये बोर्ड है जहां पर मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, जन अभियोग निराकरण, अल्पसंख्यक मामले और वक्फ, राजस्थान सरकार। मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती ममता भूपेश। ये शिलान्यास करके गई थी 21/12/2019 को, मगर ये सड़क पूरी नहीं हो पाई और गांव वालों का कहना है कि इसी तरह के हालात हैं। सर ये आगे 2-3 पुल है तो चौमासा में बरसात टाइम है ना, जो रास्ता बंद हो जाता है
तो महीने 2 महीने तो बंद रहना पड़ता है, साधन आधन नहीं जाते हैं कुछ भी। तो मैडम जी आई थी, उसने उद्घाटन कर दिया, हमने बोला था तुम जल्दी काम करो, बोला हो जाएगा जल्दी तुम्हारा काम। तो 19 में आई थी, अब 21 चल रही है। तस्वीरें कुछ और कहती हैं, कागज कुछ और कहते हैं। पब्लिक बदहाली 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 चिल्लाती रहती है, सरकार सब ठीक ठाक बताती है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारी पीएससी है वहाँ सभी जगह कनेक्टिविटी ठीक है। 47 पीएससी है, हमारी 17 सीएससी है, यहाँ पे वहाँ पे भी कनेक्टिविटी ठीक है। तो सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ये था कि जहाँ पीएससी सीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी हो, क्योंकि मोबाइल से अपडेटेड है और जो लैपटॉप या जो भी सुविधा अपन यूज़ कर रहे हैं वो सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है उस पर अपन नाम चढ़ाते हैं, आधार नंबर चढ़ाते हैं, मोबाइल नंबर चढ़ाते हैं, देन उसके बाद में वैक्सीनेशन कराते हैं। दावे की पोल खुल जाती है, वादों की कलाई खुल जाती है, नेटवर्क नहीं आता सरकार तो क्या, तस्वीरें झूठ नहीं बताती। शरद कुमार, दौसा, आज तक। गहलोत सरकार के दावे अपनी जगह हैं, मगर सच्चाई आपके सामने है। ऐसे ही हालात कमोबेश कई जगहों पर है। कहीं झूठे दावे हैं तो कहीं माननीयों की ही लापरवाहियों के सिलसिले। आपको महाराष्ट्र के पुणे से एक खबर दिखाते हैं। इस खबर में पुणे के विधायक ने कोरोना के नियमों को हल्दी में मिलाकर हवा में उड़ा दिया। महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, लेकिन ये साहब मस्त है, डांस में डूबे हैं, कंधे पर सवार होकर झूम रहे हैं, जमीन पर भी जलवा दिखा रहे हैं। बेटी की शादी है तो खुशी में चूर है। काहे का लॉकडाउन, काहे का 25 लोगों की पाबंदी, क्या जरूरत मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग किस बला का नाम है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाना ही इनका काम है, क्योंकि इनका नाम है महेश दादा लांडगे और ये बीजेपी के विधायक हैं। 6 जून को इनकी बेटी साक्षी की शादी है और उससे पहले रविवार को हल्दी की रस्म के दौरान इन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। न केवल इस दौरान इनके घर पर भारी भीड़ जुटी, बल्कि किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। ये हाल तब था जब रविवार को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया था। रविवार को ही महाराष्ट्र में कोरोना के 18,600 नए केस आए थे। 402 लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी। सरकार को हालात के और बेहतर होने की उम्मीद थी, लॉक से अनलॉक की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी ताकि करोड़ों लाखों लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। मगर महेश दादा जैसे विधायक अपनी खुशियों में इतना चूर थे कि उन्हें इन बातों का ख्याल भला कैसे आता। मगर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुणे पुलिस हरकत में आई। कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में बीजेपी विधायक महेश दादा समेत 60 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया। इन सभी पर कर्फ्यू तोड़ने का केस भी दर्ज किया गया है। इस वीडियो में सिर्फ विधायक जी नहीं है, पिंपरी चिंचवाड़ महापालिका के अधिकारी सुनील बेलगांवकर भी कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन पर कोरोना के नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी है। जहां तक विधायक महेश दादा की बात है तो वो पिंपरी चिंचवाड़ के पूर्व कोऑपरेटर भी रह चुके हैं। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनसीपी से हुई थी। 2017 में वो एनसीपी छोड़कर बीजेपी में आ गए। राजनीति में आने से पहले महेश दादा को एक पहलवान के तौर पर जाना जाता था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कायदे कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की लाठियां बरस जाती हैं। उठक बैठक कराने की तस्वीरें तो आमतौर पर नजर आती ही। वहीं ऐसे शादी समारोहों को पुलिस बीच में ही बंद करवा देती है। महाराष्ट्र में शादी को लेकर लॉकडाउन के नियमों की बात करें तो 25 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है। ये नियम तोड़ने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं नियम तोड़ने वाली जगह को सील कर दिया जाता है। क्या पुणे पुलिस बीजेपी विधायक के खिलाफ ये सारी कार्रवाई करेगी? लोग नियमों का पालन करें, इसके लिए आम और खास सभी के साथ एक जैसा बर्ताव जरूरी है। और तीसरी लहर को अगर रोकना है तो ये और भी जरूरी हो जाता है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। कोई कैसे समझाए ऐसे माननीयों को कि कोरोना महामारी बहुत भयानक है? कोई कैसे समझाए कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? ना यकीन हो तो पुणे के विधायक साहब अपने ही शहर पुणे की तस्वीरें देखिए, जहां 3 बच्चे बीमार हुए हैं, और अपने ही पड़ोसी शहर अहमदनगर की तस्वीरें देखिए, जहां पर 8,000 से ज्यादा बच्चे कोविड के शिकार हुए हैं।
अहमदनगर में अप्रैल में 7,660 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, मई में 8,881 बच्चे संक्रमित। हिंदुस्तान में कोरोना की आहट जिस महाराष्ट्र से आनी शुरू होती है, वहां एक बार फिर डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। मई महीने में महाराष्ट्र में करीब 9,000 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। ऐसे में सवाल होता है कि क्या महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की ये संकेत हैं? क्योंकि एक्सपर्ट की माने तो तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हम रफली 100 से 125 पेशेंट डेली देखते हैं कुल मिला के। पर जब से ये सेकेंड वेव आई है मार्च के एंड से, अप्रैल फर्स्ट वीक से, जैसे जनरल पेशेंट बढ़ना शुरू है कोविड के, तब से हम बच्चों का भी प्रमाण कोविड का पॉजिटिव होने का प्रमाण है। हम ऐसा बोलेंगे लास्ट 2 मंथ्स में हमने एवरेजली 10 से 15 पेशेंट्स डेली हमने देखे हैं जो कि आइदर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है या RT-PCR पॉजिटिव है। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर के अस्पताल की तस्वीर है। आज तक से बातचीत में डॉक्टर ने बताया यहाँ करीब 52 बच्चों का इलाज चल रहा है। हालांकि इन बच्चों में कोरोना के मामूली लक्षण हैं। बच्चों में संक्रमण बढ़ने के बाद प्रशासन की टेंशन भी बढ़ गई है। 1 साल के नीचे के जो है मई महीने में 85 है, 1 ईयर टू 10 ईयर जो है वो 2694 है, और 11 ईयर टू 18 ईयर जो है वो 6102 है। यानी कि टोटल जो है इन द मंथ इट इज 8881 है। बच्चों में बढ़ते संक्रमण के दर को देखते हुए जिला प्रशासन भी हरकत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कलेक्टर ने बच्चों के इलाज के लिए स्वतंत्र बोर्ड बनाने की सूचना भी अधिकारियों को दी है। आज तक की टीम पुणे के परिवार के पास पहुंची, जहां 4 में 3 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए, जिनमें 2 बच्चे एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी इनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है। ऐसे में अहमदनगर में बच्चों में बढ़ता संक्रमण एक बहुत बड़ी चिंता बना हुआ है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ पंकज खेलकर, अहमदनगर, आज तक। स्थिति भयावह है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी ने न सिर्फ जान ही नहीं जहान भी छीन लिया है। आलम यह है कि लोगों पर जिंदगी बचा पाने, खाने कमाने का संकट खड़ा हो गया है। लखनऊ में संगीत से जुड़े कलाकार परेशान हैं, क्योंकि कोरोना ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। ना जाने कैसी बीमारी आई कि सिसक रही हैं सरगम की सहेलियां, दुखों में आकंठ डूबी हैं आलाप की अप्सराएं, तड़प उठा है सरगम का संसार, रूठी हुई है रुबाइयां, रूठा हुआ है ताल कहरवा, रूठा हुआ है राग विहाग, रूठ गई है भैरवी। ऐसे कोरोना काल में कैसे चुने अच्छी धुनें? संगीत से जुड़े लोग परेशान हैं, कुछ सूझ नहीं रहा कि अब जीवन यापन कैसे करें। आज की स्थिति की बात अगर आप करते हैं तो आज की स्थिति बड़ी नाजुक हो चुकी है। वो काफ़ी कलाकार तो अपने संज्ञान में ऐसे हैं जिनके लिए तो जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है भाई साहब, और अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी समय में ये गीत संगीत से लोग दूरी बनाना शुरू कर देंगे। हारमोनियम वादकों की स्थिति फाका कशी वाली है। तबला वादकों के हाथों से पड़ने वाली थाप थमी हुई है। जम गया है दर्द सीने में, कहीं से कोई तो हो उपकार, कुछ तो करे सरकार। आज स्थिति ऐसी है कि जो कभी सोचा ही नहीं था, और हम लोग बिल्कुल घर पे बैठ गए हैं। कोई काम नहीं है, ना सरकारी ना प्राइवेट, कोई काम नहीं रह गया है। तो हम तो यही आशा करते हैं सरकार से कि हम लोग की सुध ले, खास तौर से इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं या लीड बजाने वाले जितने भी संगत कलाकार हैं, उनकी दशा तो बहुत ही खराब हो गई है। ये वो कलाकार हैं जो अलग अलग मंचों पर अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रमों में शानदार काम करते थे। यही कार्यक्रम और इनकी यही संगीत की विद्या इनका रोजगार थी, मगर कोरोना ने इनका सब कुछ छीन लिया है। इसके लिए कैसे सामना कर रहे हैं ये तो दिल ही जानता है या हमारा परिवार जानता है,
और हमारे जो सहयोगी हैं, म्यूजिशियन हैं, उनका कैसे चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा हमारा अधर्म है, ना हम अपनी तकलीफ किसी को बता पाते हैं और ना उसका कुछ सुचारू रूप से, सारे काम बंद हो चुके हैं। ऐसे महीने में रिकॉर्डिंग मिल जाती थी, हम आकाशवाणी से हैं और उनके साथ रिकॉर्डिंग में संगत, बड़े बड़े कलाकारों के साथ संगत की, लेकिन सब कुछ इस समय लग रहा है कि बंद हो चुका है। ये कलाकार लखनऊ में आलमबाग, आशियाना क्षेत्र और विराट नगर में रहते हैं, लेकिन इनके जैसे हजारों बड़े संगीत के धनी इसी लखनऊ में रहते हैं। नजाकत और नफासत जिनके दम पर जिंदा है, वहीं इनकी मरने की स्थिति आ गई है। कोरोना ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। इन सभी को सरकार से मदद का इंतजार है। आगे बढ़ते हुए दिल्ली में अनलॉक की शुरुआती घंटी बज चुकी है। आज दिल्ली वाले सड़कों पर निकले तो भीड़ भारी थी। तो क्या लॉकडाउन में मामूली राहत भी आफत बन सकती है? हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हुई सोमवार से अनलॉक की शुरुआत, कुछ क्षेत्रों को दी गई राहत, लेकिन सड़कों पर कई गुना ज्यादा बढ़ गया है ट्रैफिक। और ट्रैफिक की हालत ऐसी है कि आमतौर पर जो लॉकडाउन के दिन थे वहां सड़कें पूरी तरह से खाली नजर आती थीं, लेकिन अब अचानक अलग अलग सड़कों पर खूब सारी गाड़ियां दिख रही हैं। ये दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक आईटीओ का क्रॉसिंग है, जहां पर इस समय आपको गाड़ियों की कतारें इस समय लगातार दिख जाएंगी। ये आमतौर पर पिछले 1.5 महीनों में ऐसी तस्वीर नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास बाहर निकलने का बहाना नहीं था। लेकिन जैसे ही गतिविधियों को खोला गया है, खासतौर पे औद्योगिक और निर्माण कार्य से जुड़ी हुई गतिविधियों को, तब से इस तरीके का ट्रैफिक लगातार बड़े बड़े चौराहों पर तो खासतौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए चिंता इस बात की है कि अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू की गई, लेकिन अगर नियम कायदों का पालन सही तरीके से नहीं करवाया जाएगा और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरीके की भीड़ भाड़ वाले जगहों पर सही तरीके से नियम कानून नहीं पालन किए जाएंगे, तो फिर से दोबारा आंकड़ा बढ़ सकता है। तो चुनौती लोगों के लिए कि वो अगर घर से निकल रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें, और सरकार के लिए कि जो नियम कायदे हैं उसका सख्ती से किस तरीके पर ग्राउंड जीरो पर पालन करवाएं। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, काफी देर से 12वीं की बोर्ड परीक्षा करवाई जाए, नहीं करवाई जाए, आगे के लिए कितने वक्त तक के लिए इसको टाल दिया जाए, क्या इंतजाम किए जाए, इसको लेकर माथापच्ची लगातार जारी थी। और उसके बाद हाई प्रोफाइल मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद, राज्यों के सुझावों के बाद अब इस विकल्प पर विचार किया गया कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाती है। आपको बता दें, लगातार कई दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से, विपक्षियों की ओर से भी इसकी मांग की गई थी, क्योंकि अभी 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की कोई व्यवस्था हो नहीं पाई है। इसके मद्देनजर परीक्षाएं रद्द की जाए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने खुद ही बड़ी बैठक इस पूरे के पूरे मामले में की, जिसमें हाई प्रोफाइल कई मंत्री, कई बड़े बड़े सीनियर अधिकारी शामिल थे, और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की जाती है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनजर ये बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल थे और इसमें फैसला लिया गया कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की जाती है। और क्या जानकारी मिली है आपको? देखिए चित्रा, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बैठक की अध्यक्षता की और उसमें ये फैसला हुआ कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है वो इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य बहुत बड़ा कंसर्न था, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस भारत में बढ़े हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि हेल्थ सबसे बड़ा जो है
वो कंसर्न है सरकार का। और इसीलिए जब अगर एग्जाम होंगे तो उसमें बच्चों की मानसिक स्थिति जो है वो बहुत एग्जाम देने लायक नहीं है। इन सब चीजों को कंसर्न करते हुए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया। मैं आपको बता दूं 10वीं के जो 10th के बोर्ड के एग्जाम थे उसको भी जब कैंसिल किया गया था तो उसमें प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कहा था कि बच्चों के एग्जाम नहीं होने चाहिए, सभी बच्चों को जो है वो पास करके 11th स्टैंडर्ड में भेजना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर एग्जाम कराए जाएंगे तो जो टाइम था उस समय 10th के बोर्ड के एग्जाम का वो बहुत ही कह सकते हैं कि कोरोना के केसेस उस समय बढ़ रहे थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए और अब जिस तरीके से सेकंड वेव आई और उस सेकंड वेव में जिस तरीके के हमने देखे हैं कि जान मान का नुकसान हुआ है, उसमें बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। पहले जीओ बनाई गई थी, जीओ में राजनाथ सिंह अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, स्मृति ईरानी थी, प्रकाश जावड़ेकर थे, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे थे, साथ ही साथ प्राइमरी एजुकेशन सेक्रेटरी भी थी, सीबीएसई के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो भी थी, चेयरमैन थी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन पूरे देश में खोला नहीं गया और जिस तरीके की सिचुएशन है और ये कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव है वो बहुत घातक हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद ही कहा गया है कि ऐसे माहौल में परीक्षा कराना ठीक नहीं। और ये जो बड़ी बैठक उनकी ओर से बुलाई गई थी, आपको बता दें न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीबीएसई के चेयरमैन की भी मौजूदगी थी, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, ये तमाम लोग शामिल थे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस बैठक में शामिल होने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबियत खराब हो गई, जिसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया। कई विकल्प सरकार के सामने थे, लेकिन सीधे ये फैसला लिया गया कि छात्रों की सेहत हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया कि ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना ठीक नहीं है। अब ऐसे में हिमांशु, अगला सवाल बच्चों के, छात्रों के, उनके पेरेंट्स के मन में यह है कि अभी तो परीक्षाएं रद्द कर दी गई, लेकिन परीक्षा कब की जाएगी, कब इसकी शुरुआत होगी, इसके बारे में क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? हिमांशु मिश्रा। देखिए बिल्कुल चित्रा, अभी इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बच्चों के आगे क्या भविष्य रहेगा इस एग्जाम को लेकर वो जरूर तय करना है, उसका फॉर्मूला निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो है परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, उसको लेकर जो है एक बार फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री और उनके अधिकारी, सीबीएसई की चेयरमैन और दोनों सचिव बैठकर फिर से चर्चा करेंगे और उस पर आगे क्या हो सकता है उसको लेकर किस तरीके का फॉर्मूला हो कि बच्चों को कैसे जो है, क्योंकि 12th एक ऐसा क्लास है जिसके बाद बच्चे जो है ग्रेजुएशन में जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मुलेशन है, वो सारी चीजें अब से ये कहा जा सकता है कि कुछ दिनों में फिर से जो है केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई फैसला आएगा। लेकिन इतना जरूर है फिलहाल के लिए बच्चों को राहत दी गई है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, और ये कोरोना के जिस तरीके से इस महामारी में केसेस बढ़े हैं सेकंड वेव में, वो बहुत ही घातक थे। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता साफ कर दी कि देखिए इस माहौल में बच्चों से एग्जाम नहीं दिलाए जा सकते हैं, और क्योंकि इस वक्त जो जिस तरीके की स्थिति है उसमें बच्चों की मानसिक स्थिति और पेरेंट्स की मानसिक स्थिति बहुत ही एग्जाम देने लायक नहीं है, क्योंकि सबसे ये कह सकते हैं कि मन में जो है कोरोना का एक तरीके का डर है, उसको लेकर किसी के भी स्वास्थ्य को लेकर चिंता की जानी चाहिए और बच्चों के एग्जाम को रद्द करने का फैसला केंद्र सरकार ने आज ले लिया है। 12th क्लास को लेकर, 10th को लेकर पहले ही फैसला लिया गया। ये बिल्कुल अहम जानकारी आप दे रहे हैं हिमांशु, हमारे साथ लगातार बने रहिए। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सीधे सीधे ये कहा गया कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, इसी वजह से फिलहाल परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। पीएम मोदी की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। आपको ये भी बताते चले, शिक्षा मंत्रालय को परीक्षाओं के संबंध में फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को 3 जून तक देनी थी, जिसके मद्देनजर ये बड़ी बैठक की गई है। केंद्र सरकार ने 31 मई को सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाओं पर निर्णय लेने के लिए 2 दिन का समय मांगा था। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की, तमाम जानकारियां ली गई। प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक में परीक्षाएं आयोजित करने के 2 विकल्प सुझाव साझा किए गए थे, जिसमें सीबीएसई बोर्ड ने पिछले सप्ताह हुई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में परीक्षा आयोजित करने पर 2 विकल्प, जिसमें पहला यह था कि सभी विषयों की परीक्षा घटे हुए एग्जाम पैटर्न पर आयोजित करना और दूसरा विकल्प था केवल महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित करना। लेकिन जो तीसरा विकल्प निकलकर सामने आया, जिसके बारे में यकीनन किसी को मालूम नहीं था कि सीबीएसई की परीक्षाएं इस तरह से बड़ा फैसला लेते हुए सरकार की ओर से रद्द किया जाएगा, और इसमें 2 टूक कहा गया है कि छात्रों की
स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है और मौजूदा वक्त में 18 साल से कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में पेरेंट्स के साथ में अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता थी और यकीनन तीसरी लहर जो बच्चों पर सीधे सीधे प्रभाव डालेगी, उसके मद्देनजर ये अपने आप में काफी बड़ा फैसला माना जा सकता है, क्योंकि लाखों लाख छात्रों से जुड़ा हुआ ये बड़ा फैसला। हिमांशु, आपने कहा कि अभी फिलहाल आगे परीक्षाएं कब होंगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ तय नहीं किया गया है, लेकिन कितना वक्त दिया जाएगा? अगर मान लीजिए आज 1 जून है, अगर अगले महीने से परीक्षाएं करवाई जाएंगी तो कब तक इस बारे में जानकारी दी जा सकती है? कोई टेंटेटिव डेट इसको लेकर कुछ भी जानकारी हिमांशु तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल बताते चले जो जानकारी सरकार के हवाले से निकलकर सामने आई है उसमें यही है कि छात्रों की जब भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी इसके बारे में उनके पेरेंट्स को पहले जानकारी दी जाएगी, यानी कि जब भी परीक्षाएं होंगी उसके पहले एक वक्त मिलेगा जिसमें छात्र आसानी से हाँ जी, मैं 2021 वाले सेशन में हूँ मैं। तो अभी हमारे एग्जाम्स मई में होने थे, 4 मई, तो वो पोस्टपोन हो गए थे, तो इस वजह से काफ़ी प्रेशर हमारे ऊपर बना हुआ था कि होंगे नहीं होंगे। कोई कह रहा था कि हमारा होंगे या मतलब 30 मिनट्स के होंगे, कोई कह रहा था कि पूरा प्रॉपर होगा, कोई कह रहा था कि कैंसिल होंगे। तो इस वजह से हमारा मेंटली प्रेशर भी काफ़ी बढ़ चुका था और हम पढ़ नहीं पा रहे थे। तो अभी कैंसिल हो गए हैं तो एक अच्छी गुड न्यूज़ मिली है। खुश हैं आप इससे? हाँ, क्योंकि हमारी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है इसलिए। आपका नाम क्या है? माय नेम इज अमन कुमार और मैं 12th में हूँ, मतलब 12th में हूँ अभी, और मैं सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ता हूँ। और ये जो अभी सीएम जो मीटिंग हुई थी इसमें जो डिसीजन आया है वो वैसे हेल्थ को लेकर अगर देखा जाए और ये जो चल रहा है पैंडेमिक, इसकी वजह से तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, दोबारा से कर देना। ये पैंडेमिक की वजह से बच्चों को बहुत ही डेंजर हो चुका है, क्योंकि ये अगर बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो रहेगा कि ऐसे मतलब कोरोना तो बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो रहेगा। तो ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गए तो ये सही हुआ है अभी मेरे हिसाब से। तो आपके अनुसार ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आपका नाम क्या है? माय नेम इज ध्रुव, आई एम इन क्लास 12th। जो कौन से स्कूल में आप? आई एम इन ML खन्ना DV पब्लिक स्कूल सेक्टर 6। ध्रुव, ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ, आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट तो खुश नजर आ रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है किसी स्टूडेंट की, पर एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। और बाकी मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव भी हो गया एक तरफ से और एक तरफ से नेगेटिव भी हो गया। क्योंकि पॉजिटिव तो इसलिए हो गया कि हमारी हेल्थ का इशू है, वो वाली बात हो गई। और दूसरी चीज़ तो ये हो गई कि जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट चली गई, और पूरे साल यही चीज़ हो रही थी कि कभी होंगे कभी नहीं होंगे। और एक तो सबसे बड़ी बात और एक चीज़ ये है कि मैं सबको थैंक करना चाहूँगा जिनने मतलब इतनी हार्डवर्क करके इस सिचुएशन में हम सबको पढ़ाया। पर अब मैं तो चाहता था कि एग्ज़ाम्स हो जाते तो हमें परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाता और एक मार्किंग क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा हो जाता। ये चीज़ थी बस। तो मतलब आप हैप्पी नहीं है इस डिसीजन से, गवर्नमेंट के डिसीजन से? ऐसा है, ऐसा कुछ हैप्पी होने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, पर मेरा ये था कि आखिर एग्जाम्स हो जाते तो बेटर होता, इससे बेटर होता और अच्छे मार्क्स की एक उम्मीद रहती सबके मन के अंदर कि अच्छे मार्क्स आ पाएंगे।
उन तमाम छात्रों को आप सुन रहे थे। 12वीं की परीक्षा जिन्हें देनी थी, मिली जुली प्रतिक्रिया यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक बड़ा वर्ग यही मानता है कि पहले हमारा स्वास्थ्य, बाद में परीक्षाएं। विपक्ष की ओर से भी लगातार इस बारे में मांग की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के कह रहे हैं कि इसका हम स्वागत करते हैं। लगातार विपक्षी दलों की ओर से भी इस बारे में मांग की जा रही थी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हमारे दर्शकों को बताइए, 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो जश्न मना रहे हैं, काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर परीक्षाएं होती हैं तो यकीनन उनके स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा है और पेरेंट्स को लेकर भी इस तरह की चिंता थी। लेकिन दूसरे छात्र ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो मेहनत थी कहीं उस पर पानी न फिर जाए, क्योंकि लगातार वो 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे थे काफी लंबे वक्त से। तो इन दोनों ही छात्रों के लिए क्या जानकारी देंगे, और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बैठक में परीक्षाएं रद्द किए जाने को लेकर और क्या कुछ कहा गया है, क्या जानकारी देंगे आप हिमांशु? देखिए, बिल्कुल दोनों बच्चों ने तैयारी भी की है और बच्चे चाहते भी थे एग्जाम हो, क्योंकि जो 12वीं के रिजल्ट होते हैं उससे उनका भविष्य के लिए जो कदम है चित्रा वो तय होते हैं कि उनको किस फील्ड में जाना, वो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस साइड से। लेकिन जिस तरीके का हालात है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस बैठक के अंदर जो है वो ये फैसला लिया कि बच्चे जो इस वक्त है, बच्चों की, उनके परिजनों की और साथ ही साथ शिक्षकों की चिंता होनी चाहिए, और उनकी चिंताओं को समझते हुए प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया कि बोर्ड की परीक्षा नहीं होंगी। क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, स्वास्थ्य कारण हो सकते थे, किसी बच्चे को अगर कोविड हो जाए तो ऐसे में हालात जो है बच्चे के लिए आगे के एग्जाम देने लायक नहीं रहते, उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो फैसला लिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात यह कही है कि जो समय है, आने वाले समय पर वो बताएंगे कि किस तरीके से इन बच्चों के भविष्य को लेकर क्या सरकार की प्लानिंग है और किस तरीके से सरकार आगे कदम लेगी। ये कह सकते हैं कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि सरकार ने इसको लेकर क्या रणनीति बनाई है, किस बच्चों के जो नतीजे हैं उस पर सरकार क्या सोच रही है और किस तरीके की प्लानिंग है। क्योंकि किसी भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, 1 साल खराब नहीं होगा, इसको जरूर सरकार ने सोचा है। और सभी स्टेट से कंसर्न करने के बाद, सभी स्टेट्स का फीडबैक लेने के बाद जीएम ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के सामने रखी और आज ये बैठक हुई है। उसमें बड़ा फैसला कि जो है एग्जाम नहीं होंगे। लेकिन ये सत्य है, बच्चों ने पिछले 1 साल के अंदर बहुत सी तैयारियां की हैं। बच्चे चाहते थे उनके एग्जाम हो और वो चाहते थे कि उनके रिजल्ट अच्छे आए, जिससे वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन लें। लेकिन अब ये देखना होगा सरकार इन बच्चों के भविष्य को लेकर किस तरीके से आगे की प्लानिंग करेगी। लेकिन इतना तो तय है कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए चित्रा, सरकार ने यह फैसला लिया है कि बोर्ड के एग्जाम नहीं किए जाएंगे। और ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि दूसरी वेव में जिस तरीके के हालात देखने को मिले उसको देखते हुए सरकार ने अपनी चिंता जो है वो जाहिर भी की। और पेरेंट्स भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं खत्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका नुकसान यह है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। इसीलिए जब थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी उसमें मैंने सबकी तरफ से 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फैसला लेने के लिए कहा था। और आज बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हित में है, टीचर्स के हित में है, बच्चों के हित में है, देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में ये फैसला है। इसका हम स्वागत करते हैं और इसके लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी 12वीं की परीक्षा जो क्लास थी वो लगातार जो खिंचती चली जा रही थी उसका एक टर्म एंड, उसका एक जो लॉजिकल एंड आ रहा है। पर अपनी पढ़ाई जिस तरह से आप करते रहे थे आगे के लिए भी करते रहें। सर, एक सवाल ये कि जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे थे और सबसे मेन ये है कि अब इनको आगे एडमिशन्स कैसे मिलेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत टाइम से हमने जो प्रस्ताव दिया है, अब हमने यही कहा था कि आप एग्ज़ाम कैंसिल कर दें और 10वीं, 11वीं और अभी पिछले 1 साल में 12वीं के दौरान बच्चे ने बहुत सी इंटरनल परीक्षाएं दी हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए हैं, 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं दी है, मिड टर्म्स दिए हैं। उन सब में उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसका आकलन करें।
तो परफॉर्मेंस के आधार पर आकलन किया जाएगा, लेकिन परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीबीएसई 12वीं बोर्ड को लेकर यह निकलकर सामने आई है। आगे क्या होता है, सरकार अब छात्रों के भविष्य के मद्देनजर और क्या फैसले लेगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हुए रोजगार संकट के बीच दो अच्छी खबरें आई हैं। पहली तो 1 जून से अनलॉक की शुरुआत है, जिससे असंगठित क्षेत्रों में रोजगार तेजी से मिलना शुरू हो सकता है। दूसरा, संगठित क्षेत्र के कम सैलरी वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है, जिन्हें ईपीएफओ ने कोविड-19 एडवांस निकालने की मंजूरी दी है। कोरोना काल में लोगों की कमाई को बड़ा झटका लगा है। कई राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन ने काम धंधों पर बुरा असर डाला है। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। मई में बेरोजगारी दर बढ़कर 12% पर पहुंच गई, जो अप्रैल में 8% थी। लेकिन पिछले साल अप्रैल के 23.5% के मुकाबले यह आंकड़ा तकरीबन आधा है। पिछले साल कोविड-19 की शुरुआत से लेकर अब तक 97% परिवारों की इनकम घटी है। अब 1 जून से देश के कई राज्यों में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। इससे असंगठित क्षेत्रों में नौकरियां तेजी से वापस आएंगी। इससे भरोसा बढ़ा है कि इस बार हालात पहले जितने खराब नहीं हैं और नौकरियों का संकट कोरोना के कंट्रोल होने के साथ ही कम हो सकता है। हालांकि संगठित क्षेत्रों में नई नौकरियां आने में वक्त लग सकता है। ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने 5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए राहत का ऐलान किया है। देश में जारी कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए ईपीएफओ ने दूसरे कोविड-19 एडवांस का फायदा लेने की मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ ने पिछले साल भी अपने सदस्यों को कोविड-19 एडवांस निकालने की इजाजत दी थी। इसके तहत कर्मचारियों को अपने पीएफ अकाउंट में क्रेडिट से 75% तक का नॉन रिफंडेबल एडवांस या 3 महीने की बेसिक सैलरी और डीए निकालने की छूट है। इनमें से जो भी कम है उसे निकाल सकते हैं। कोविड-19 एडवांस महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्य के लिए मददगार साबित हुआ है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपए से कम है। अभी तक ईपीएफओ ने 76.31 लाख से ज्यादा कोविड-19 एडवांस क्लेम का सेटलमेंट किया है, जिससे कुल 18,698.15 करोड़ रुपए की रकम बांटी गई है। उम्मीद है कि इस रकम के सहारे लोग अपनी जरूरी खर्चों को पूरा कर सकेंगे और जल्दी इकोनॉमी के पटरी पर आते ही फिर से कामकाज में जुट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जून के आगाज के साथ ही गाड़ी चलाना और महंगा हो गया है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस इजाफे के साथ कई और शहर में पेट्रोल के दामों ने सेंचुरी लगा दी है। अब देश में 130 से ज्यादा शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है। लॉकडाउन की मार, मंदा कारोबार, बेरोजगारी भारी, खाली जेब और महंगाई की तो पूछिए ही मत। पेट्रोल 100 के पार निकल गया। खाने में इस्तेमाल होने वाले सरसों के तेल ने डबल सेंचुरी लगा दी है। पहले ही कोरोना ने कमाई को छीन लिया है और आम इंसान महंगाई के बोझ तले बुरी तरह से दबा जा रहा है। सबका नुकसान हो रहा है। क्या जिसके पास पैसा उसका काम चल जाता है। पहला 6 दिन पेट्रोल चलने का टाकी फुल किया, तो अभी 3 दिन में 2 दिन में टाकी फिर से फुल करना पड़ता है। हर रोज पेट्रोल के उधर कम हो रहे हैं रेट से, हमारे यहाँ इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में बढ़ते ही जा रहे हैं और बिल्कुल पॉकेट पिंचिंग है ये। पहला हम लोग 300-400 रुपए डालते थे, अभी हम लोग 150-100, अभी उतने में। अभी क्या करेगा, पेट्रोल ही उतना महंगा हो गया। मार्केट में कोई काम नहीं है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। पेट्रोल पंप का ये घूमता मीटर 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े के करीब पहुंच गया है। मुंबई समेत कई शहरों में ये सेंचुरी लगा चुका है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 100 रुपए 72 पैसे पर पहुंच गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 105 रुपए 52 पैसे, भोपाल में 102 रुपए 61 पैसे और दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 49 पैसे पर पहुंच गया है। जब तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तब तक लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।
उल्टा इनके दाम कभी कभार कम होते रहे। लेकिन नतीजों के बाद 4 मई से पेट्रोल डीजल के दाम ने जो स्पीड पकड़ी है उस पर ब्रेक लगने का मौका ही नहीं आ रहा। मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16 बार इजाफा हुआ है। 4 मई से 1 जून तक दिल्ली में पेट्रोल 4 रुपए 9 पैसे और डीजल 4 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि देश के 130 जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को पार कर गई है। अब सवाल आता है कि आखिर भारत में पेट्रोल महंगा क्यों है? भारत में पेट्रोल टैक्स की वजह से महंगा है। 34 रुपए का पेट्रोल भारत में 94 रुपए में बिकता है। पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे का टैक्स केंद्र सरकार लगाती है। 21 रुपए 36 पैसे का वैट राज्य सरकार वसूलती है। यानी भारत में पेट्रोल पर 54 रुपए टैक्स लगता है। देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना आम आदमी पर डबल अटैक जैसा है, क्योंकि महंगे पेट्रोल और डीजल का असर रोजमर्रा के सामानों पर पड़ता है। तेल महंगा होने से फल सब्जियों से लेकर आने जाने का किराया तक महंगा हो जाता है। आज तक ब्यूरो।